वेल डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग लैटिस पॉइंट्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, ये बहुत सारी बातें सॉलिड स्टेट की स्टडी कर चुके हैं। आज उसी पार्ट को, पैकिंग ऑफ द सॉलिड्स को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। बट पीछे जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो दो तरह के क्वेश्चंस मुझे नजर आते हैं, जिसमें एक टाइप यहां आपसे शेयर कर रखी है मैंने। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन को देखें आप, वो बोलते हैं कि एक सॉलिड है जिसमें एक्स कॉर्नर्स पे है और वाई हाफ ऑफ द फेसेस पे है, आपको फॉर्मूला बताना है। तो अब रिकॉल करें, कॉर्नर्स हमारे पास टोटल 8 होते थे, एक्स उन सभी कॉर्नर्स पे है, तो कॉर्नर्स आपके 8 हैं और हर एक कॉर्नर से यूनिट सेल में सिर्फ 1/8 कंट्रीब्यूट होता है। तो x सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट बता रखा है, हर एक से 1/8 कंट्रीब्यूट होगा, तो x का नंबर रहेगा 1। अब y को देखते हैं, y फेसेस पे है, फेस 6 होते हैं और हाफ ऑफ द फेसेस पे है, मतलब सिर्फ 3 फेसेस पे y है, हर एक से 1/2 कंट्रीब्यूट होता है, तो टोटल आपका 3/2 y का नंबर रहेगा एक यूनिट सेल के अंदर। ध्यान से समझिएगा, 6 फेस है, हाफ पे एटम प्रेजेंट है, तो 3 हो गए, तीनों में हाफ कंट्रीब्यूशन आना है, तो 3/2 y हो जाएंगे, यानी कि आपका x रहेगा 1, y रहेगा 3/2। होल नंबर में इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, x2 y3, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। x2 y3 आपका वो फॉर्मूला रहेगा सॉलिड का। दूसरे क्वेश्चन पे नजर डालें आप, सेम ऐसा ही है। इन ए सॉलिड ए इज एट हाफ ऑफ कॉर्नर्स, तो अब की बार ए जो है वो हाफ कॉर्नर्स पे है, मतलब 4 कॉर्नर्स पे है 8 में से, एंड हर एक से कंट्रीब्यूशन तो 1/8 ही आना है, तो आपका ए का नंबर रहेगा 1/2। प्लीज सी, 8 में से आधे कॉर्नर्स पे है, तो 4 पे है, 1/8 कंट्रीब्यूशन 1/2। और बी आपका आता है 2/3 ऑफ फेसेस पे, तो फेस टोटल 6 है, 6 पे नहीं है वो, 2/3 फेसेस पे है, तो 6 का 2/3 कर रहा हूं, और कंट्रीब्यूशन कितना होता है, वो तो 1/2 ही होता है। सो अब मैं अगर इसको टोटल करता हूं तो ये मेरे पास आता है 2। बहुत ही सिंपल, ए आपका हाफ और बी आपका 2, होल नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ए बी 4, ये हमारे पास इस पर्टिकुलर सॉलिड का फॉर्मूला होगा। तीसरा क्वेश्चन देखें आप, जस्ट नेक्स्ट है यहां पे ये। इन ए सॉलिड x इज एट एज सेंटर, x को देख रहा हूं मैं, वो कहां पे है, एजिस के सेंटर पे। याद करें यूनिट सेल में कितने एजिस होते थे, 12। ओके, 12 एजिस पे x है। अब ये देखें कि एक एज क्या अकेला यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है, नहीं, एज 4 यूनिट सेल्स का कॉमन एज होता है। अब अपने रूम के अंदर देखिए, एक एज सिर्फ आपके रूम का एज नहीं है, 4 और सराउंडिंग में जो रूम है उनका भी एज है। एज हमेशा 1/4 कंट्रीब्यूट करता है, सो ये आपका एज से एक्स का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, और बॉडी के सेंटर पे भी है, तो बॉडी का सेंटर कंप्लीट कंट्रीब्यूट करता है, तो आपके पास एक्स का नंबर हो जाएगा 4। फिर y को देखें, y फेस सेंटर्स पे है, तो आपके पास y का कैलकुलेशन देखें, फेस 6 होते हैं, हर एक पे है वो लिखा हुआ है साफ, तो 1/2 कंट्रीब्यूट करेगा, तो y का नंबर होगा 3। ओके, प्लस ईच कॉर्नर, तो कॉर्नर जो है वो भी 1/8 कंट्रीब्यूट करते हैं और 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो इस सारे को सॉल्व करेंगे तो ये 1 बन जाता है, तो 3 + 1 मीन्स 4, यानी कि x भी 4 होंगे और y भी 4 होंगे, तो x4 y4, यानी कि सिंपलेस्ट रेशियो में अगर मैं इस सॉलिड को रिप्रेजेंट करूंगा तो ये हमारे पास xy सॉलिड बनेगा। ये एक और इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन है जो यहां से पूछा जाता है। फाइंड नंबर ऑफ यूनिट सेल्स ऑफ सोडियम इन 2.3 ग्राम सैंपल गिवन सोडियम इज BCC क्रिस्टलाइज्ड एंड एटॉमिक मास इज 23 AMU। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें BCC हमें क्या बता रहा है। BCC बता रहा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब इसका जो यूनिट सेल होगा उसके अंदर कॉर्नर्स और बॉडी के सेंटर पे लैटिस होंगे, तो ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो जाता है। हमारे पास सोडियम का ऐसा स्ट्रक्चर है। एक यूनिट सेल में कितने सोडियम के एटम होंगे, कितने लैटिस होंगे, सी हियर 1/8 × 8, कॉर्नर से एक आना है, प्लस बॉडी का सेंटर कंप्लीट कंट्रीब्यूट करता है,
तो टोटल 2 हमारे पास सोडियम के लैटिस होंगे, 2 सोडियम के एटम होंगे एक यूनिट सेल में। आप पहले ये भी चेक कर लीजिए कि 2.3 ग्राम सैंपल में कितने सोडियम के एटम्स आते हैं। तो 23 एटॉमिक मास दिया गया है, तो 23 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स होंगे एवोगैड्रो, लाइक ये किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करें, या मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करें, तो वो 1 मोल यानी इतने पार्टिकल्स के बराबर होता है। तो 2.3 ग्राम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, 6.02 इंटू 10⁻²2। ये आपके पास पार्टिकल्स ऑफ सोडियम होंगे, एटम्स ऑफ सोडियम। इतने आपके पास टोटल एटम्स हैं सैंपल में, और ये आपको पता है कि 2 एटम एक यूनिट सेल बनाएंगे, तो 2 एटम आपके फॉर्म करते हैं एक यूनिट सेल। और ये जो एटम्स हैं आपके पास 6.02 इंटू 10⁻²2, ये आपको कितने यूनिट सेल्स देंगे? तो मुझे लगता है ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस, बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स रहेगा। आंसर होगा 3.01 इंटू 10⁻²22। तो ये आपके पास नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होंगे सोडियम के इस 2.3 ग्राम सैंपल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 3D पैकिंग इन सॉलिड्स। तो सॉलिड्स के अंदर हम 3 डायमेंशन में देखना चाहेंगे कि किस तरह से पैकिंग रहती है। तो 2 तरह की पैकिंग हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। एक हमारे पास आता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कुछ इस तरह से पैकिंग होगी, लाइक ये आपके लैटिस हैं, तो ये कुछ इस तरह से एक डायमेंशन पे, एक एक्सिस पे पैक होते चले जाएंगे, लाइक एक्स कोऑर्डिनेट पे मैं पैकिंग दिखा रहा हूं। तो इस तरह से एक्स कोऑर्डिनेट पे 1 डायमेंशनल पैकिंग है ये लैटिसेस की। 2 डायमेंशनल पैकिंग कुछ इस तरह की होगी, लाइक सी हेयर, ये इस तरह से लैटिस पैक होते चले जाएंगे। ये 2nd डायमेंशन पे आप पैकिंग देख रहे हैं लैटिसेस की, वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर किस तरह से लैटिस पैक होंगे। ये 2 डायमेंशनल पैकिंग है स्क्वायर क्लोज पैकिंग में। और 3 डायमेंशनल पैकिंग में आप देखेंगे जस्ट लैटिस के ऊपर लैटिस, फिर लैटिस के ऊपर लैटिस, फिर लैटिस के ऊपर लैटिस। तो ये 3 डायमेंशनल पैकिंग होगा, जिसको मैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहता हूं। ये देखें आप, ये एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। तो इस तरह से स्क्वायर क्लोज पैकिंग रहती है कुछ सॉलिड्स के अंदर 3 डायमेंशनल। एक टर्म आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि किसी एक लैटिस को कितने लैटिस टच कर रहे हैं। जैसे आप 2 डायमेंशन में देखेंगे तो 2 डायमेंशन में इस पर्टिकुलर लैटिस को 4 लैटिस टच करेंगे। 1 डायमेंशन में देखेंगे तो सिर्फ 2 लैटिस टच करेंगे, और 3 डायमेंशन में देखेंगे तो 6 लैटिस टच कर रहे हैं। एक जस्ट इसके ऊपर होगा, एक नीचे, और 4 आपको यहां प्लेन में दिखाए जा रहे हैं। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर 3D में आप ध्यान रखें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर एग्जिस्ट करता है। एक और पैकिंग जो है हमारे पास वो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहां बोर्ड पे आप देखें, ये पैरेलल में मैंने वही दिखा रखी है स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो भी दिखाई थी, जहां बॉल के नीचे जस्ट बॉल रखता जाता, ऐसे इस तरफ और ऐसे ही ऊपर की तरफ, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 1 डायमेंशन में 2 डायमेंशन में 4 और 3 डायमेंशन में 6 आ रहा था। इसको देखें, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। यहां पे जो बॉल रखी है, जो लैटिस रखा है, वो एडजस्ट ऐसा नहीं है कि बॉल के नीचे बॉल रख दिया, जस्ट ये जो बीच में आपको खड्डा सा दिखता है इसके अंदर अरेंज कर रखा है। तो ये आप देखें, ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, जबकि वो आपके पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी। तो इस दोनों पैकिंग्स में अगर आप फर्क देखें, स्पेशली 2 डायमेंशन पे ही देखें, तो यहां पे आपको लगेगा कि ये जो एक पर्टिकुलर बॉल है 2 डायमेंशन में, ये 4 डिफरेंट बॉल से कनेक्टेड है, जबकि यहां पे आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर बॉल जो होगी वो 6 डिफरेंट बॉल से कनेक्टेड होगी। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू दिस सिचुएशन। तो यहां पे पैकिंग ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा स्टेबल होगी। ये आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। 2D में आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देख रहे हैं, 2D में, वहां 2D में 4 था, और अभी इसके ऊपर जस्ट आपको एक लेयर और बनानी होगी। तो लाइक अगर मैं यहां पे एक और लेयर बनाऊं, लाइक एक नए एक्सिस पे, तो वो इस तरह से मेरे पास एक सेकंड लेयर बनती चली जाएगी, और फिर 3rd एंड फिर 4th, इस तरह से मैं डिफरेंट लेयर्स बनाता चला जाऊंगा। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग रहती है। आप एक स्पेशली हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पे ये बात नोटिस करें कि जब मैं इस तरह से बॉल्स को पैक करता हूं तो उस टाइम पे इन बॉल्स के बीच में कुछ वॉइड्स बनते हैं, कुछ खड्डे बनते हैं, कुछ गैप्स बनते हैं। 2 तरह के ये वॉइड्स होते हैं। एक आता है हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड, और एक हमारे पास आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड।
टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, ये दो तरह के वॉइड्स अपीयर होंगे जब आप यहां 3 डायमेंशन में इन सॉलिड्स को पैक करेंगे। सॉलिड्स का पैकिंग आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है कि कॉपी पे किस तरह से मैं इसको पैक करूंगा। जस्ट जो जो इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई जा रही हैं उसके ऊपर फोकस करें आप, कि जब भी हम सॉलिड्स को पैक करेंगे इस तरह से, तो हमारे पास दो तरह के वॉइड्स जनरेट होते हैं। एक ऑक्टाहेड्रल जो 6 स्फीयर से सराउंडेड होता है, और एक टेट्राहेड्रल जो 4 स्फीयर से सराउंडेड होता है। जैसे यहां पे देखें, ये मैंने फर्स्ट लेयर ए बनाई है और उस लेयर के ऊपर यहां मैं दूसरी लेयर इस वॉइड पे बना रहा हूं। तो इन 4 स्फीयर्स के बीच में जो यहां बीच में आपको वॉइड दिख रहा है, उस वॉइड को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। एंड सिमिलरली अगर मैं यहां पे आपको 6 स्फीयर्स दिखाऊं, ये किसी एक लेयर के 3 स्फीयर्स को आप नोटिस कीजिएगा उस पैकिंग में अलग से जाके, और ये 3 आपकी सेकंड लेयर के लिए लैटिस होंगे। तो इन 6 स्फीयर्स के बीच में जो ये गैप है, जो ये स्पेस बनेगा, एक लेयर आपकी ए है, दूसरी उसके ऊपर लेयर बी है, तो उनके बीच में जो गैप बनेगा, उस गैप को, उस वॉइड को कहा गया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दो तरह के वॉइड्स अपीयर होते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर। 4 बॉल से सराउंडेड टेट्राहेड्रल, बॉल मतलब लैटिस मतलब स्फीयर, एंड 6 बॉल से सराउंडेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरली लार्जर साइज का होता है। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि ये लैटिस के साइज पर डिपेंड करते हैं। लैटिस का साइज जितना बड़ा होता चला जाएगा, वॉइड का साइज भी उतना लार्जर होता चला जाएगा। जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो इस बॉल का 0.414 होगा। सी कैपिटल आर जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो रेडियस है आपके स्फीयर की, और स्मॉल आर रेडियस है वॉइड की, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। वहीं टेट्राहेड्रल के लिए देखें तो आर ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड मींस रेडियस ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगा वो भी इसी बॉल की रेडियस से, इस स्फीयर की रेडियस से रिलेटेड है, एंड द रिलेशन इज आर टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 0.225 ऑफ द कैपिटल आर। ये कैपिटल आर ध्यान रखें, ये इस बॉल का रेडियस है, और ये जो बीच में वॉइड्स बने हैं दो तरह के, उनका रेडियस रिलेट करने के लिए ये दो रिलेशंस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद रखने हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई एक सॉलिड है एक्स, और वो हेक्सागोनली क्लोज पैक्ड है। अब एक डिब्बे में मैंने एक्स पैक कर दिए, सपोज कीजिए 100 एक्स पैक कर दिए। तो जब 100 एक्स एटम्स या एक्स लैटिस बोलूं, वो मैं एक डिब्बे में पैक करता हूं, तो ड्यूरिंग द पैकिंग वहां पे कुछ गैप्स आएंगे। यही दो तरह के गैप आएंगे, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल का नंबर उन बोल्स का दुगना होगा, जबकि ऑक्टाहेड्रल का नंबर सेम होगा। मतलब मैं जैसे बोल रहा था कि 100 बॉल मैंने एक डिब्बे में डाली, 100 बॉल एक डिब्बे में डाली है, तो 100 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे, 200 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे। दुगने बनेंगे हमेशा टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड से दुगने बनेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, और लैटिस जितने होंगे, मतलब स्फीयर जितने होंगे, उतने ही एग्जैक्टली ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, और यहां पे समझने की कोशिश करेंगे हम। एक छोटा सा पॉइंट है, हालांकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखिए, अब की बार सिलेबस के अंदर उसका डेरिवेशन एक्सक्लूडेड है, और वो रहता है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ द एटम, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, एंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी। दो बातें याद रखिए, सिर्फ ए टाइप सॉलिड्स के लिए ये पॉइंट है। ए टाइप मतलब जिसमें एक ही तरह के एटम हो, जैसे जिंक, सोडियम, निकल, ये इस टाइप के सॉलिड्स के लिए ये बात एप्लीकेबल, ये टॉपिक एप्लीकेबल है। व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, मैं बता रहा हूं आपको ए टाइप सॉलिड्स में रेडियस ऑफ द लैटिस, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट नेबर में क्या रिलेशन होता है। ये हमारे पास एक सिंपल यूनिट सेल है, सी हियर, ये एक सिंपल यूनिट सेल है।
जहां हम लोग पढ़ के आए हैं सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम होते हैं। मैं आपको बता के आया हूं कि जो ये दो होते हैं ये टच में होते हैं, हम दूर दूर दिखाते जरूर हैं, और यही इस यूनिट सेल का एज लेंथ है। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगा, दो जो चिपके हुए एटम्स हैं उन दोनों के न्यूक्लियाइज के बीच का डिस्टेंस, ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होता है। तो ये आपका एज लेंथ होगा, यानी कि डी दैट इज इक्वल टू ए। और आर जो होता है वो हमेशा डी का हाफ होता है, डिस्टेंस का हाफ, वो रेडियस होता है। तो आर आपका हो जाएगा ए बाई टू। आर ऑलवेज डी बाई टू है, तो आर हो जाएगा ए बाई टू। याद रखिएगा ये सिर्फ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए है। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, तो आप फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को रिकॉल करें। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर्स के अलावा फेसिस के सेंटर पे भी लैटिस होता था। तो मैं सारे फेसिस के सेंटर में भी नहीं दिखा रहा, बस इसको देखिएगा, ये तीन इन टच होते थे। तो ये सारी वैल्यू, ये फेस डायगोनल है, ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू ए है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2a हो जाएगा। फेस का डायगोनल वो स्क्वायर रूट ऑफ 2a है, और फेस के डायगोनल पे आ रही हैं 4 रेडियस, एक ये रेडियस, 2 ये रेडियस, एक डायमीटर, एक ये रेडियस। तो आपका आर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2a बाई 4, यानी कि a बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। d क्या होगा, d जस्ट इसका हाफ होगा, जो फेस डायगोनल है स्क्वायर रूट ऑफ 2a उसका जस्ट हाफ होगा, यानी a बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये किसके बराबर होगा, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के। ये फेस सेंटर्ड के लिए बताया मैंने, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। अगर बॉडी सेंटर्ड के लिए जाके देखें तो फिर यहीं पे दिखा देता हूं, ये बॉडी के सेंटर वाले 3 इन टच होंगे। बॉडी डायगोनल को देखिएगा जाके आप, स्क्वायर रूट ऑफ 3a होता है बॉडी डायगोनल। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3a में आपका 4r आ रहे हैं, 4 रेडियस आ रहे हैं, मतलब एक 2 रेडियस ये आ गई, एक ये एक ये, तो 4r आ रहा है। तो अब आप r को कैलकुलेट कीजिएगा तो वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3a बाई 4। या आप d देखें तो d इसका हाफ होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3a बाई 2 वो आपका d होगा। ये रिलेशंस जो हैं, आप बेशक इस पे ज्यादा फोकस ना करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड आर और ए में या डी और ए में रिलेशन याद रख लें, या सिंपली आर और ए में याद रख लें, और ध्यान रखें कि आर का ट्वाइस डी होगा या डी का हाफ आप आर भी बोल सकते हैं, तो वो सब सेम एक जैसी बात होगी। इन रिलेशंस को आप जरूर याद रखिएगा। एक और छोटी सी बात आप फिर ध्यान रखें, जब हम किसी भी यूनिट सेल में एटम्स को पैक करते हैं, जैसे सिंपल यूनिट सेल था, और सिंपल यूनिट सेल में जब हम एटम्स को पैक करते कि बोलते हैं सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर लैटिस आते हैं और कहीं पे भी नहीं आते हैं, तो जो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल है वो लार्ज है, और जो वॉल्यूम ऑफ द लैटिस है वो स्मॉल है। हमेशा आप ऐसा पाएंगे कि एक यूनिट सेल में जो टोटल वॉल्यूम है, तो यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम तो मुझे यही कहना है कि a क्यूब होगा, और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर मुझे क्या कहना है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं, स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब से आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे अगर हम ना भी जाएं, स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखने की कोशिश करें, तो सिंपल क्यूबिक के अंदर 52% स्पेस ऑक्यूपाइड है लैटिस के द्वारा, 48% गैप पड़ा हुआ है। क्योंकि अब की बार बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर ईयर के लिए सिलेबस से एक्सक्लूडेड है दोनों चीजें, तो हम बहुत ब्रीफ में मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे। फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए ये 74% है, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए ये 68% है। मतलब अगर कोई सॉलिड सिंपल क्यूबिक पैक्ड है तो वो उस पर्टिकुलर यूनिट सेल का सिर्फ 52% जगह घेरेगा, 48% स्पेस रहेगा वहां पे वॉइड्स की फॉर्म में। फेस सेंटर्ड क्यूबिक है तो 74% जगह घेरेगा, 26% वॉइड्स लेंगे, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है तो 68% जगह घेरेगा, 32% वहां पे वॉइड्स रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, एंड बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, मुझे लगता है 2 टॉपिक हैं यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा डेंसिटी ऑफ द सॉलिड का, एक रहेगा रेडियस रेशियो का। ये 2 टॉपिक्स न्यूमेरिकल टच करेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर और सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर यहां पे समझाना चाहता हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे यहां पे इस पर्टिकुलर सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सोडियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो सोडियम क्लोराइड हमारे पास FCC
सॉलिड है, जिंक सल्फाइड वो भी हमारे पास FCC सॉलिड है, सीजियम क्लोराइड वो हमारे पास BCC सॉलिड है। तो हम बस इन 3 के ऊपर फोकस करेंगे और ज्यादा हमारा फोकस रहेगा सीजियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। ये 2 समझ में आने के बाद बाकी आप चाहें तो 5-6 और भी पढ़ सकते हैं, बट ज्यादातर इन्हीं पे फोकस रहने वाला है। 2 तरह के हम सॉलिड्स को यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। एक को मैं बोल सकता हूं ए टाइप है, तो ए टाइप में तो हमारे आ जाते हैं सोडियम है, जैसे जिंक है, और एक हमारा फोकस रहेगा AB टाइप पे, जहां पे एक कैटायन एक एनायन है, लाइक जैसे सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा हूं या सीजियम क्लोराइड की बात कर रहा हूं या जिंक सल्फाइड की बात कर सकता हूं या कैल्शियम फ्लोराइड की बात भी कर सकता हूं। AB टाइप ही है, AB2 लगेगा, बट एक कैटायन एक एनायन को मैं AB टाइप में जनरली बोल रहा हूं। सो हम लोग इनके स्ट्रक्चर्स को समझना चाहते हैं कि ये A टाइप और AB टाइप सॉलिड्स किस तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं। तो A टाइप का तो बड़ा सिंपल सा सीन है, जैसे सपोज मैंने बोल दिया सोडियम इज BCC, तो इसका मतलब होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि ये क्यूबिक यूनिट सेल है, उसके कॉर्नर्स पे सोडियम है और उसके बॉडी के सेंटर पे भी सोडियम है। ये बड़ा सिंपल सी बात है। मतलब ऑल द लैटिस पॉइंट आर एक्वायर्ड बाई एटम, बाई दैट एटम। 100% सच तो नहीं है, बट जितना हमें 12th में देखना है वो सारा सच होता है। ऐसे आप डायमंड पे जाए कार्बन और मैं बोल दूं कार्बन इज FCC, तो फिर वहां पे ये कहानी सच नहीं है, बट उसको छोड़ दीजिए आप, वो दिखाई नहीं देगा कहीं पे। आप सोडियम या सिल्वर या निकल या जिंक जैसा भी पाएं, वहां पे ऐसा दिखा पाएंगे वो A टाइप सॉलिड है और BCC बोला गया है, तो इसका मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के सारे लैटिस पॉइंट्स सोडियम एक्वायर करने वाला है। बट AB टाइप सॉलिड्स में ऐसा नहीं है, वहां पे कोई एक जनरली एनायन लैटिस पॉइंट्स लेता है। लाइक जैसे मैं NaCl FCC बोल रहा हूं, तो FCC देखते ही हम लोगों के दिमाग में आता है कि भाई फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बनने वाला है, और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर्स और फेसेस के सेंटर पे कौन आएगा, तो याद रखिएगा मोस्ट ऑफ द टाइम एनायन आता है। एनायन विल एक्वायर द लैटिस पॉइंट्स, कॉर्नर्स एज वेल एज फेसेस का सेंटर। तो फिर सोडियम कहां आएंगे? ये जो लैटिस पैक हो रहे हैं क्लोराइड के लैटिस पॉइंट्स पे, उनके पैकिंग के दौरान कुछ वॉइड्स बनेंगे, उन वॉइड्स के अंदर सोडियम आएगा। तो हम AB टाइप पे फोकस करेंगे कि पैकिंग कैसे होती है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं पैकिंग्स डेंसिटी रेडियस रेशियो के साथ इस पार्ट को कंक्लूड करने के लिए। तब तक प्रैक्टिस कीजिए न्यूमेरिकल्स का। गुड बाय।